डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिलर हार्ले ज़ूलॉजी 5 एडिशन के चैप्टर नंबर 8, इसका नाम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, उसके अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है सुपर क्लास राइजोपोडा। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो लेक्चर नंबर है वो 9 है। इससे पहले हम 8 लेक्चर जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के। प्रीवियस हमारे पास जो क्लासेस थी, जो फाइलम थे, हमने उनको भी डिस्कस किया है। तो आज हम सुपर क्लास राइजोपोडा देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर हमारे पास अमेबा हैं और इसमें वैरायटीज़ ऑफ अमेबा हैं इस क्लास के अंदर। तो कौन कौन सी इसके अंदर वैरायटीज़ हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे अमेबा हैं जो कि नेकेड हैं, इट मीन उनके ऊपर शेल या उनके अंदर कोई टेस्ट मौजूद नहीं है। दूसरा हमारे पास ऐसे अमेबा हैं जिनकी बॉडी के ऊपर शेल होता है और उनको हम टेस्ट या शेल्ड अमेबा कहते हैं। और हमारे पास कुछ ऐसे भी अमेबा हैं जो फ्री लिविंग हैं और जानदारों में, ख़ास तौर पर अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उनमें डिफरेंट डिजीज़ काज करते हैं, यानी कि पैथोजेनिक जो अमेबा हैं वो भी प्रेजेंट हैं। तो स्टूडेंट्स इन तमाम को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो अमेबा हैं वो किस फॉर्म में हैं, या तो फिर वो नेकेड फॉर्म में हैं या फिर वो टेस्ट या शेल की मदद से उनकी जो बॉडी होती है वो, उनका जो सेल होता है वो कवर्ड होता है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम नेकेड अमेबा जो हैं हम उनकी बात करते हैं। नेकेड अमेबा ऐसे अमेबा हैं जो ये तो डेफिनेटली पहले यूनिसेलुलर हैं, लेकिन इनकी बॉडी के ऊपर कोई शेल या कोई टेस्ट इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता। सो डेट्स वाई हम इनको नेकेड अमेबा कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो वो कहता है कि इनका हैबिटेट क्या है, मतलब ये कहाँ पर रहते हैं, कौन कौन से इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो हैबिटेट के बारे में वो बताता है कि ये फ्रेश वाटर हैं, इट मीन ये ऐसे पानी में रहते हैं जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो। तो ऐसे वाटर को हम फ्रेश वाटर कहते हैं, जिसमें हमारे पास रिवर्स का पानी है, हमारे पास लेक्स का पानी है, हमारे पास स्ट्रीम्स का पानी है, हमारे पास पॉन्ड्स का पानी है। ऐसा पानी जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो उसे फ्रेश वाटर कहा जाता है। और ऐसा वाटर जिसमें रिलेटिवली साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो उसे मैरीन वाटर कहते हैं। लेकिन इनकी अगर हम बात करें तो ये फ्रेश वाटर हैबिटेट्स के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद जैसे हो कि उसने कहा है कि लेक्स वगैरह हैं, पॉन्ड्स वगैरह हैं, स्लो मूविंग स्ट्रीम्स हैं, उनके अंदर होते हैं। फ्रॉम वेयर, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फ्रॉम वेयर, जहाँ से। इसका मतलब है कोई ना कोई फ़ायदा इनका छुपा है वहाँ पर, जहाँ पर चूँकि ये फ्रेश वाटर में लेक्स, पॉन्ड्स, स्लो मूविंग जो स्ट्रीम्स हैं उनके अंदर रहते हैं। वहाँ पर क्यों रहते हैं, उसकी रीज़न स्टूडेंट्स ये है कि ये वहाँ से खुराक हासिल करते हैं, वहाँ से ये फूड हासिल करते हैं। अच्छा, तो फूड, ये इनका जो फूड है वो कौन सा होता है। तो स्टूडेंट्स वो कहता है कि जो स्मॉल प्रोटिस्ट वगैरह होते हैं ये उनको खाते हैं, और साथ में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं फ्रेश वाटर के अंदर ही उसको एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमने हैबिटेट के बारे में डिस्कस किया कि दे आर फ्रेश वाटर, दे आर लिविंग इन द फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट लाइक पॉन्ड्स, स्लो मूविंग स्ट्रीम्स, रिवर्स, इन तमाम चीज़ों के अंदर ये रहते हैं। और ये वहाँ पर क्यों रहते हैं, क्योंकि इन एरियाज़ में ऐसे पानी के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर ज़्यादातर जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो इजीली इनको मिल जाते हैं, वहाँ पर इनको प्रोटिस्ट मिल जाते हैं ताकि ये वहाँ से खुराक हासिल कर सकें। उसके बाद स्टूडेंट्स इनके फीडिंग के बारे में देखते हैं कि ये फीडिंग का जो प्रोसेस है ये कैसे करते हैं। तो वो कहता है कि ये इनगल्फिंग करते हैं फूड की, यानी कि फूड को इनगल्फिंग मेथड के ज़रिए से ये खुराक हासिल करते हैं। यानी कि फीडिंग का जो प्रोसेस है वो इनगल्फिंग मेथड है। इनगल्फिंग मेथड को हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम इनके लोकोमोशन की बात करें तो हमें पता है कि जिस दिन हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि इनके अंदर जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो सूडोपोडिया होते हैं,
और ये समटाइम जो सूडोपोडिया उसको खुराक को इंजेस्ट करने के लिए या एंडोसाइटोसिस के लिए या इनगल्फिंग ऑफ मटेरियल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पर हमने सूडोपोडिया के दो फंक्शंस पढ़े थे कि ये खुराक को भी एंडोसाइटोसिस के ज़रिए से या इनगल्फिंग से बॉडी के अंदर या सेल के अंदर लेके जाते हैं, और साथ में इन्हीं टेम्परेरी जो एक्सटेंशन जिनको हम सूडोपोडिया कहते हैं, इन्हीं को वो खुराक के इसी को वो लोकोमोशन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स को कहता है कि जो ये बैक्टीरिया जो हमारे पास जितने भी अमेबा हैं जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में वो बताता है कि जब इनका साइज़ फुल हो जाता है, इट मीन कि जब ये मेजॉरिटी को पहुंच जाते हैं तो उस वक्त इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है। बट वन थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन योर माइंड इज दैट they have no sexual reproduction, only asexual means of reproductions are there reported in such type of organisms which are known as amoeba। यानी कि जितने भी एनिमल लाइक हमारे पास प्रोटिस्ट हैं, इनके अंदर मोस्टली जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और ये जो आज की हम क्लास पढ़ने लगे हैं तो इसके अंदर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड ही नहीं है, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। तो वो कहता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म फुल साइज़ को, एक अमीबा अपना फुल साइज़ जो है वो अटेन कर लेता है, तो उस वक्त वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, यानी कि वो इसमें कोई फ्यूजन ऑफ जो गैमीट्स वगैरह है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। तो कोई भी ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ना हो वो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बात करें तो बहुत सारी रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं, लेकिन उन टाइप्स में से कौन सी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स इनके अंदर एग्जिस्ट करती है। तो वो कहता है कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब ये अपनी मेच्योरिटी को पहुंच जाते हैं या अपना फाइनल साइज अटेन कर लेते हैं, तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिशन के ज़रिए से होती है। और स्टूडेंट्स हमें पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के स्टार्ट के अंदर, कि अगर एक ऑर्गेनिज्म दो हिस्सों में टूट जाता है और दोनों हिस्से ग्रो करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना देते हैं तो उसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस ग्रुप, के आज जो हम सुपर क्लास राइजोपोडा पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। इसके तमाम मेंबर्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो एसेक्सुअल मीन से करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कहता है कि अब हम डिस्कस, पहले तो हमने पढ़े हैं नेकेड अमेबा, यानी कि जिनके ऊपर शेल नहीं होता। अब हम डिस्कस करने लगे हैं टेस्ट या शेल्ड अमेबा, ऐसे अमेबा जिनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है टेस्ट के साथ या शेल के साथ। तो ऐसे अमेबा को हम टेस्ट या शेल्ड अमेबा कहते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उनकी जो सेल के बाहर जो शेल होता है, जो टेस्ट होता है, वो केमिकली कौन कौन से केमिकल से हो सकता है, इट मीन कि उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। वो कहता है हमारे पास कुछ ऐसे भी अमेबा हैं जिनके बाहर जो शेल होता है वो प्रोटीन का बना होता है, सो डेट्स वाई हम उस शेल को प्रोटीनेशियस शेल कहते हैं। कुछ ऐसे भी हमारे पास अमेबा हैं जिनका जो शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, तो फिर ऐसे हमारे पास जो अमेबा जिनका शेल कैल्शियम कार्बोनेट से बना होगा उस शेल को हम कैल्केरियस शेल कहेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे भी अमेबा हैं जिनका शेल सिलिका से बना होता है, तो उसे हम सिलिशियस शेल कहेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो पॉलीसेकेराइड्स उनका शेल बना होता है, तो उन्हें हम, इसमें पॉलीसेकेराइड में कॉमनली इनके अंदर काइटन पाया जाता है, तो वो शेल जो होगा उसे हम काइटेनियस शेल कहेंगे। और समटाइम कुछ ऐसे भी हमारे पास अमेबा होते हैं कि जिनका जो शेल होता है वो मिनरल पार्टिकल से बना होता है, सैंड पार्टिकल उसके अंदर डिपॉजिटेड होते हैं और वो क्या करते हैं, ऊपर से एक शेल बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी बात को रिपीट करता है कि जो केमिकल कंपोजिशन है शेल या टेस्ट की, उसकी अगर हम बात करें, वो कहता है कि ये शेल प्रोटीन से बना हुआ हो अगर, तो उसे हम प्रोटीनेशियस शेल कहते हैं। अगर यही शेल कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ हो तो इसे हम कैल्केरियस शेल कहते हैं। अगर यही काइटन यानी पॉलीसेकेराइड से बना हो तो उसे हम काइटेनियस शेल कहते हैं। अगर वो सिलिका से बना हो तो उसे हम सिलिशियस शेल कहते हैं। इट मीन के जिस चीज़ से भी ये बना होगा शेल,
उसी चीज़ से, उसी केमिकल से उस सेल को नाम दे दिया जाता है। जैसे प्रोटीन से बना हुआ तो प्रोटीनेशियस है, उसके बाद अगर वो पॉलीसेकेराइड से, काइटन से बना हुआ तो काइटेनियस है, सिलिका से बना हुआ तो सिलीशियस है। सो उसी केमिकल के साथ उसको नाम दे दिया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। हमने कहा है कि ये जो शेल्ड अमेबा होते हैं, अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कि विच टाइप ऑफ अमेबा आर देयर विच हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्स इन देयर अराउंड देयर बॉडी और अराउंड देयर सेल। तो सबसे पहले वो कहता है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है आर्सीला। आर्सीला एक्चुअल में ऐसा अमेबा है जिसकी बॉडी के ऊपर शेल पाया जाता है और ये फ्रेश वाटर अमेबा है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ सुपर क्लास राइजोपोडा आर लिविंग इन द फ्रेश वाटर environment. So that's why we can say that these are also, Arcilla is also fresh water amoeba. So students, वो कहता है कि ये फ्रेश वाटर अमेबा है, ये शेल्ड अमेबा है। इसका शेल जो होता है वो ब्राउन होता है, ये फ्लैट होता है लोअर साइड से और ऊपर वाली इसकी जो साइड होती है वो डोम शेप्ड होती है, गुंबद नुमा होती है। यहाँ पर देखें तो इसके करैक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा है कि ये फ्रेश वाटर होता है, ये शेल्ड होता है, इसका शेल ब्राउन कलर में होता है, शेल की जो लोअर पोर्शन होता है वो फ्लैट होता है। जैसे ये मेरा हाथ है, ये फ्लैट है, तो ऊपर इस तरीके से डोम शेप यानी कि गुंबद नुमा होता है। तो अब वो कहता है कि ऊपर साइड से तो ये फ्लैट होता है, जबकि लोअर साइड से ये क्या होता है, ऊपर वाली साइड से ये क्या होता है, डोम शेप्ड होता है। उसके बाद वो कहता है कि इनका जो शेल होता है वो प्रोटीन से बना होता है। अगर ये शेल प्रोटीन से बना हुआ है तो स्टूडेंट्स वी कैन आल्सो से दैट द शेल प्रेजेंट इन द आर्सीला इज़ प्रोटीनेशियस शेल। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसका नाम है डाइफ्लूजिया। तो ये भी हमारे पास शेल्ड अमेबा है, दैट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। ये भी फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट के अंदर होता है। अब वो कहता है कि जो फ्रेश वाटर है यानी कि डिफ्लूजिया जो है ये भी टेस्ट अमेबा है, यानी कि इसकी बॉडी के ऊपर टेस्ट होता है। उसके बाद इसके टेस्ट की शेप बता रहा है कि वो वास लाइक होता है, यानी कि गुलदान की तरह इसकी शेप होती है। अब उसकी केमिकल कंपोजिशन बता रहा है कि जो डाइफ्लूजिया है इसका जो शेल होता है वो मिनरल पार्टिकल से बना होता है, यानी कि जो हमारे पास आर्सीला है इसका शेल बना होता है प्रोटीन से, यानी कि प्रोटीनेशियस शेल है। अच्छा, ये जो डाइफ्लूजिया है इसका जो शेल है वो मिनरल पार्टिकल से बना होता है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये देखें, ये डायग्राम है हमारे पास, ये सारा जो है इसके अंदर ये अमेबा है, लेकिन ऊपर ये यहाँ पर इसका जो है टेस्ट या शेल बना हुआ है। तो अभी हमने कहा है कि ये वाला जो शेल है ये किससे बना होता है, मिनरल पार्टिकल से बना होता है। अच्छा, तो अब इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास, डाइफ्लूजिया भी हमारे पास टेस्ट अमेबा है। अब वो कहता है कि अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सूडोपोडिया पढ़ी थी, जिसमें हमने लोबोपोडिया भी पढ़ा था, जिसमें हमने फिलोपोडिया पढ़ा था, जिसमें हमने रेटिकुलोपोडिया पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ऑक्सोपोडिया पढ़ा था। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सूडोपोडिया पढ़े थे और उनके हमने फंक्शंस भी डिस्कस किए थे। तो उनमें से एक हमारे पास जो पहली फॉर्म थी सूडोपोडिया की वो लोबोपोडिया थी, और हमने कहा था कि वो ब्रॉड होते हैं, उसमें एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों होते हैं। तो ये हमारे पास जो डाइफ्लूजिया है इसके अंदर जो आउटसाइड द एरिया वहाँ पर तो टेस्ट या शेल होता है, लेकिन जो लोअर पोर्शन होता है ना वहाँ से अमेबा जो है वो अपने सूडोपोडिया को बाहर निकालता है। तो यहाँ पर देखें तो ये एक्चुअल में सारे इसके जो हैं ये सूडोपोडिया हैं, सूडोपोडिया। लेकिन अब हमने देखना है कि ये सूडोपोडिया की कौन सी टाइप है। तो स्टूडेंट्स ये सूडोपोडिया के बारे में हमने पढ़ा था कि जो कि ब्रॉड होता है, जिसमें एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों होते हैं, उसे लोबोपोडिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखें ये ब्रॉड एरियाज़ हैं इसके। सो डेट्स वाई इस डाइफ्लूजिया के अंदर जो सूडोपोडिया हैं वो लोबोपोडिया हैं। इट मीन कि इसके अंदर लोबोपोडिया एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं, यानी कि पहले हमने नेकेड देख लिए, उसके बाद हमने टेस्ट और शेल्ड अमेबा देख लिए। अब हम ऐसे अमेबा को देखने लगे हैं जो फ्री लिविंग हैं,
जो है ह्यूमन में और बाकी जो एनिमल्स हैं उनके अंदर बीमारियां फैलाते हैं, जिनको हम पैथोजेनिक अमीबा कहते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से हैं और कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास वो कहता है कि इन फ्री लिविंग अमेबा में एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका, यानी कि एक अमेबा है जो फ्री लिविंग है, जिसके ऊपर कोई शेल नहीं होता, इसका नाम एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका है। ये पैथोजेनिक है, यानी कि ये बीमारियां फैलाता है। देखते हैं कौन सी बीमारियां कौन से एनिमल्स में फैलाता है। वो कहता है कि ये काज करता है इन्फेक्शन विदाउट शोइंग द सिम्टम्स। इट मीन ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये अपने इन्फेक्शन भी काज करता है लेकिन उसकी सिम्टम्स भी शो नहीं होती। अब वो कहता है कैसे। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि ये फ्री लिविंग है, इसका नाम एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका का एक एग्जांपल है। अब वो कहते हैं कि ये पैथोजेनिक होते हैं, ये इन्फेक्शन भी काज करते हैं लेकिन ये अपनी सिम्टम्स भी नहीं छोड़ते। इट मीन कि ये ज़्यादा डेंजरस होते हैं बजाय उन ऑर्गेनिजम्स के या कंपैरेटिवली उन ऑर्गेनिज्म के जो बीमारियां तो फैलाते हैं लेकिन सिम्टम्स देते हैं, तो उनका बर वक्त इलाज हो सकता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन तो काज करते हैं लेकिन सिम्टम्स शो नहीं करते, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। अब स्टूडेंट्स वो कहता है कि ये हमारे पास जो एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका है ये रहता कहाँ पर है। तो इसके हैबिटेट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वेयर दिस एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका इज एक्चुअली लिविंग टू इन्फेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। वो कहता है कि ये फोल्डिंग ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल में रहता है, यानी कि जो इंटेस्टाइन होती है उसकी जो फोल्डिंग्स होती हैं ये वहाँ पर रहता है। वॉल एंड फीड ऑन द म्यूकस। तो अब स्टूडेंट्स बात ये है कि जो भी मैमल्स की या एनिमल्स की इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर म्यूकस की प्रोडक्शन लाजमी होती है। तो ये जो एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका है ये मैमल्स की या एनिमल्स की इंटेस्टाइन में रहता है और वहाँ से ये म्यूकस को खाता रहता है, उससे खुराक हासिल करता रहता है। तो यही बात स्टूडेंट्स को लिखता है कि ये काज करता है इन्फेक्शन विद आउट शोइंग सिम्टम्स। हैबिटेट में वो कहता है, हैबिटेट के मीनिंग्स होते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रह रहा है, यानी कि लिविंग प्लेस। तो इसकी लिविंग प्लेस वो कहता है कि फोल्डिंग ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल में ये रहता है और वहाँ से ये म्यूकस को फीड करता रहता है। अब हमने नेक्स्ट स्टूडेंट देखना है कि एक जानदार की ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ तक तो ये पहुँच गया जहाँ से ये खुराक भी हासिल कर रहा है। तो एक बंदे से दूसरे बंदे में, यानी कि यहाँ पर ये पैरासाइट के तौर पर रह रहा है। तो एक होस्ट से फिर दूसरे होस्ट में ये ट्रांसमिट कैसे होता है, यानी कि अब हम इसका मेथड ऑफ ट्रांसमिशन डिस्कस करने लगे हैं। तो वो कहता है कि इसकी जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होती है। वो कहता है इसकी जो ट्रांसमिशन है ये सिस्ट के ज़रिए से होती है। अब स्टूडेंट्स देखना ये है कि ये सिस्ट क्या होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब सिस्ट बनाता है तो ये अपने आप के बाहर एक कवरिंग बना लेते हैं। इनके ऊपर जो बाहर वाली प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। तो एनिमल ये ऑर्गेनिज्म प्लस वो जो ऊपर कवरिंग होती है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसे हम सिस्ट कहते हैं। तो वो कहता है कि ये सिस्ट की फॉर्म में अपने आप को तब्दील कर लेता है। फिर जिस होस्ट में ये पहले मौजूद है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए से, उसके फीसेस के ज़रिए से, उसके वेस्ट मटेरियल के ज़रिए से बॉडी से बाहर चला जाता है। बॉडी से बाहर ये डैमेज नहीं होता, ये मरता नहीं है। ये क्यों नहीं मरता? क्योंकि इसके बाहर सिस्ट होता है, इसके ऊपर कवरिंग होती है। अब होता क्या है कि वो जो वेस्ट मटेरियल है अगर सम टाइम किसी भी और ऑर्गेनिज्म का फूड उन सिस्ट से कंटेमिनेट हो जाता है, आलूदा हो जाता है, तो उसके फूड में चला जाएगा। फिर जो एनिमल फूड खाएगा ये उसके फूड के ज़रिए से एनिमल के इंटेस्टाइन में चला जाएगा। वहाँ पर जाकर ये अपने इंसिस्ट को तोड़ देगा, यानी कि जो बाहर वाली कवरिंग है उससे बाहर निकल आएगा और ये फिर अपना पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शुरू कर देगा। तो यही वो कहता है कि ये सिस्ट की फॉर्म में पास आउट होता है, फीकल ट्रांसमिशन होती है, इसके अंदर फीकल कंटेमिनेशन करता है ये फूड की, और उसके बाद ये लीव कर देता है अपने सिस्ट को जब ये क्या करता है, फोल्डिंग ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल ऑफ अनदर होस्ट में जाता है। स्टूडेंट्स ये मैं बात रिपीट करने लगा हूँ कि हैबिटेट इनका क्या है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, उसकी जो वॉल्स हैं, जो वॉल की फोल्डिंग है वहाँ पर रहते हैं। फिर एक होस्ट से दूसरे में कैसे ट्रांसमिट होते हैं, क्योंकि ये
अपने आप को किस में, सिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब ये सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फिर यही सिस्ट जो होते हैं वो फीसेस के ज़रिए से बाहर निकलते हैं। वही जो सिस्ट होते हैं वो अगर किसी और ऑर्गेनिज़म के फूड में शामिल हो जाते हैं तो कोई एनिमल अगर उस फूड जिसके अंदर ये सिस्ट है उसको खाता है तो ये उसके ज़रिए से दूसरे होस्ट में चले जाते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने देखना ये है कि ये बीमारियां कौन सी फैलाते हैं, यानी कि ये कौन कौन सी डिजीज़ काज करते हैं। तो वो कहता है स्टूडेंट्स इसकी डिजीज़ में हमारे पास अमेबिक डाइसेंट्री है। बात ये है कि ये जो डाइसेंट्री होती है ये क्या होती है। वो कहता है कि डाइसेंट्री या अमेबिक डाइसेंट्री मीन अमेबा की मदद से पेचेस जो लग जाते हैं, जो मोशंस वगैरह होते हैं जिसमें जो वेस्ट मटेरियल है उसके अंदर म्यूकस प्लस ब्लड ये वाली चीज़ें आने लग जाती हैं तो उसे डाइसेंट्री कहते हैं। तो एक्चुअल में वो इस अमेबा की वजह से वो अमेबिक डाइसेंट्री हो रही होती है। उसके बाद अल्सरेशन इन द लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अल्सर की बात करें तो क्या हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज़ अल्सर। तो स्टूडेंट्स ये एक्चुअल में ज़ख़म होता है। अगर कोई ज़ख़म हमारे बॉडी से बाहर यानी एक्सटर्नल हो तो उसे वाउंड कहते हैं, और अगर ज़ख़म हमारे बॉडी के अंदर हो, किसी आर्गन में हो, किसी और पार्ट में हो तो उसे हम अल्सर कहते हैं। तो एक्चुअल में यही जो अमेबा है, ये जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक है, लोअर यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन वाला एरिया हम कंसिडर कर सकते हैं, तो ये वहाँ पर ज़ख़म क्रिएट कर देता है और अंदर बॉडी के अंदर वाले ज़ख्मों को हम अल्सर कहते हैं। तो ये पहले तो ये अमेबिक डाइसेंट्री काज करता है, उसके बाद ये क्या करता है, अल्सरेशन काज कर देता है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही ख़तरनाक तरीन हम कह सकते हैं कि ये बीमारियाँ फैलाता है। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने सुपर क्लास राइजोपोडा में अमेबा पढ़ा, उसकी हमने क्लासिफिकेशन को भी पढ़ा।